हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांगजी और विंग का रिश्ता आगे बढ़ चुका था, दोस्ती से भी बहुत आगे। और उनके इस रिश्ते के बारे में एन कुरैन और मैडम यू दोनों को ही पता चल गया था। अब हम आगे देखते हैं। वांगजी घर पहुंचा तो उसे अपने अंकल दिखा जो लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और टी पी रहे थे। वांगजी को सब कुछ नॉर्मल ही लगा। वो चुपचाप अंकल को ग्रीट करके अपने कमरे में गया और फ्रेश हो गया। फिर वो पढ़ने के लिए बैठ गया था। एक मेड आके उसे कुछ स्नैक्स दे जाते हैं जिन्हें वांगजी खाते हुए पढ़ता है। तभी वांगजी के डोर पर नॉक हुआ। वांगजी को लगा कोई मेड होगा। वांगजी ने कहा, अंदर आइए। तो दरवाज़ा खुल गया और अंकल आए। अंकल को देखकर वांगजी हैरान हो गया क्योंकि अंकल ज़्यादा वांगजी के कमरे में नहीं आते हैं। वांगजी बस अंकल से सुबह के ब्रेकफास्ट में और नाइट के डिनर के टाइम ही मिलता है। और अगर वांगजी को कुछ काम होता है या फिर अंकल को कोई काम होता है तो अंकल खुद वांगजी को अपने स्टडी में बुला लेते हैं या फिर वांगजी ही खुद जाता है अंकल के पास। ऐसा बहुत ही कम होता है कि अंकल खुद वांगजी के कमरे तक आए। तो वांगजी अंकल को देखकर हैरान ही हुआ और फिर उसने कहा, अंकल आइए। ये कहते हुए वांगजी उठकर खड़ा हो गया। अंकल आए और वांगजी के बेड पर बैठ गए। उनके हाथों में एक बुक था जो बिजनेस रिलेटेड था जिसे वो घुमा रहे थे और वांगजी को देख रहे थे। वांगजी अंकल के सामने चुपचाप खड़ा था। वो इंतज़ार कर रहा था अंकल क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए। कुछ देर उस बुक को अपने हाथों से ही घुमाने के बाद अंकल ने उस बुक को वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। वांगजी चुपचाप उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है। अंकल वांगजी को वो बुक खोलकर देखने के लिए कहते हैं। वो बुक वांगजी बहुत बार देख चुका है और उसे पता है कि ये बिजनेस रिलेटेड एक बुक है और बहुत फेमस बुक है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो वांगजी ने अभी तक नहीं देखा था। इसलिए वांगजी बुक को खोलता है। उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, उसके आंखों में दिख रहा था कि हाँ वो बहुत खुश है इस बुक को पाकर। वांगजी का अटेंशन अपनी तरफ गेन करने के लिए अंकल अपना गला साफ करते हैं और कहते हैं, आई नो वांगजी, ये एज बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम जिस एज में हो यहाँ पर हमेशा हम अपने आप को पकड़ के नहीं रख सकते। हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इस एज के बाद तुम समझ पाओगे कि तुमने अपने लाइफ में क्या गंवाया है। इस एज की इमोशन में खोकर तुम समझदार बच्चा हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम अपने गोल पर फोकस करो। तुम्हें लैंड कॉरपोरेशन को आगे लेकर जाना है अपने ब्रदर के साथ। एंड लास्टली, दोस्त बनाना सही है, लेकिन कोई ऐसा दोस्त मत बनाना जो तुम्हें आगे नहीं पीछे खींचे। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। ये कहते हुए लैन कुरैन वांगजी के कमरे से निकल गए। वांगजी को लैन कुरैन का बात समझ नहीं आया था कि वो क्या मीन करना चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि अंकल उसे कह रहे थे कि अच्छे से पढ़ो या फिर अपने गोल पर फोकस करो। यही वांगजी समझ पाया था। दूसरी तरफ विंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, आज उसका पार्ट टाइम जॉब भी नहीं था, मतलब उसे छुट्टी मिला था तो वो सीधा घर ही जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी सही नहीं था। घर पर जाते ही उसे मैडम यू ने बुलाया था। विंग को लगा कि कोई काम होगा इसलिए बुलाया है, इसलिए विंग भी खुशी खुशी चला गया मैडम यू से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाते ही विंग को एक ज़ोरदार चांटा पड़ा जो विंग के लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। वो सोच रहा था कि अब उसने क्या कर दिया, लेकिन दूसरी पर उसने सोचा कि वो हर बार कुछ करता भी तो नहीं है। मतलब मैडम यू को कोई रीज़न थोड़ी चाहिए उसे मारने के लिए, इसलिए वो चुपचाप रहता है। लेकिन आज मैडम यू के शब्द बहुत ही ज़्यादा कड़वे थे, बहुत ही ज़्यादा। वो विंग के पास आते हैं, विंग के बालों को पकड़ते हैं और खींचते हुए कहते हैं, तुम इतने घटिया कैसे हो गए? दिखा ही दिया ना अपना औकात। तुम सड़क छाप इंसान हो।
तुम्हें इस सड़क से उठाया गया है ये तो तुमने फिर से कंफर्म कर दिया, वरना रास्ते में किसी अल्फा के साथ चिपक के बैठना, उसे पब्लिकली किस करना, छी, ये तुम ही कर सकते हो। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रहा है, तुमने किया कैसे। ये सुनकर विंग पूरा डर गया, सच में वो डर गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मैडम यू इन सारी चीज़ों को देख लेंगे या फिर उन्हें पता चल जाएगा। क्या इतने सालों तक हमारे पैसों पे पलने के बाद कोई दूसरा अमीर इंसान पटा रहे हो, हाँ, जिसके साथ आराम से ज़िंदगी बिताओगे। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, अगर वो अमीर हुआ भी तो वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम लोग खेलने के लिए काफ़ी अच्छे होते हो, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत कैसे कर लिया मेरे घर रह के ऐसा कुछ करने के बारे में। ये कहते हुए मैडम यू ने एक बार फिर ज़ोर से एक चांटा विंग के फेस पर मार दिया और विंग ज़मीन पर गिरा। इस बार तभी यानली और जियांग चंग आए। यानली तुरंत विंग के पास आ जाती है और विंग को पकड़ लेती है। जैसे यानली ने विंग को पकड़ा ना, मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है, दूर रहो उससे, तुम दोनों अभी के अभी अपने अपने कमरों में जाओ। अगर तुम दोनों आज मुझे रोकोगे तो इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा इस विंग के लिए। अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, जाओ। जैसे ही मैडम यू ने ऐसे चिल्लाया, वो दोनों ही कांप उठे थे, यानली और जियांग चंग। ना चाहते हुए भी उन्हें विंग को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो विंग का मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, विंग को और ज़्यादा पनिश किया जाएगा। मैडम यू आसपास देखती है और दीवार पे टंगे हुए एक चाबुक को लेकर आती है और फिर वो विंग को उस चाबुक से मारने लगती है, बहुत बुरी तरीके से। वो तब तक नहीं रुकते जब तक वो हाँफ नहीं जाते और विंग ज़मीन पर खूनों से लथपथ ना हो गया। उसी वक्त जियांग फैमिया आए और जियांग फैमिया ने मैडम यू को रोका, वरना मैडम यू तो फिर से विंग पर हाथ उठाने ही वाले थे। लेकिन जियांग फैमिया ने मैडम यू को रोक दिया। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, यू, ये कैसा बदतमीज़ी है, हाँ, क्या तुम इस बच्चे को मार डालोगे। तुम कर सकते हो ये, सच में यू, तुम कर सकते हो। तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इस बच्चे से तुम्हारा क्या दुश्मनी है यू, बताओ मुझे क्या दुश्मनी है। ये तो एक इंसान है। अगर किसी जानवर को भी हम अपने घर में लाए और उसे पाल पोस कर बड़ा करें ना, तो उसके लिए भी हमारे दिल में प्यार पैदा हो जाता है। तो फिर एक इंसान के लिए तुम्हारे दिल में कैसे कैसे प्यार ना आए, कैसे एक इंसान के लिए तुम्हारे दिल में प्यार आया ही नहीं, बताओ मुझे, बताओ। जियांग फैमिया की बातों को सुनकर मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने जियांग फैमिया पर उल्टा चिल्लाते हुए कहा, फैमिया, मुझसे आवाज़ नीचे करके बात करो। और हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हें पता नहीं है इसने क्या किया। हम इसे खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और ये हमारे इज्जत को शरेआम लुटा रहा है, बेशर्मों की तरह अल्फाज के साथ घूम रहा है, पब्लिकली अल्फाज के साथ, छी। बस इतना कह के मैडम यू रुक गई। जियांग फैमिया विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपना सर झुकाकर ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग को महसूस हो रहा था कि उसने सच में गलत किया है, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। उसे वांगजी के साथ किसी भी रिश्ते में आने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि उसका हालत क्या है। उसका कोई अपना नहीं है और उसे हर चीज़ के लिए टोका जाएगा और उसकी वजह से अंकल जियांग और मैडम यू के बीच फिर से झगड़ा हो जाएगा। उसे सब कुछ सोचना चाहिए था, वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया। लेकिन तभी अंकल जियांग का आवाज़ फिर से विंग के कानों में आया। उन्होंने मैडम यू से कहा, सो व्हाट, ऐसा क्या ही हो गया अगर वो रिलेशन में आया है तो। वो रिलेशन में आया है, कोई चोरी नहीं किया है, डाका नहीं डाला है, अपनी मर्ज़ी से वो एक रिलेशन में है जो बहुत ही नॉर्मल है। यू, यानली भी रिलेशन में थी विंग के एज में और उस रिलेशन को तुमने हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसमें तुमने अपना फ़ायदा देखा था, है ना। और विंग के रिलेशन में तुम कोई फ़ायदा नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है।
पॉइंट ये है, यूँ मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम्हें कम एज में रिलेशनशिप में आना गुनाह लगता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये बहुत बुरी बात है, तो तुम अपनी बेटी को पहले क्यों नहीं समझाया? तुम्हें पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। विंग ने यानली से सीखा, यानली उसकी बड़ी शिजिए है, तो यानली अगर कर सकती है तो विंग क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं, बताओ मुझे। यहाँ तक कि मैंने तो जियांग चंग को भी बहुत सारे अल्फाज के साथ डेट करते हुए देखा है। कभी कैफ़े में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी लेट नाइट पार्टी करके आते हुए भी मैंने देखा है जियांग चंग को। फैंग फैमिया की बातों को सुनकर मैडम यू और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, फैंग मिया, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? इसके साथ, इस सड़क से आए हुए लड़के के साथ मेरे बच्चों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? उन्हें एक तराजू में कैसे तोल सकते हो तुम? जियांग फैमिया ने कहा, क्योंकि विंग कोई सड़क से आया हुआ बच्चा नहीं है। विंग को मैंने अडॉप्ट किया है। विंग मेरा बच्चा है। हाँ, तुम विंग को कभी अपना बच्चा नहीं समझ पाए, वो तुम हो और वो तुम्हारा चॉइस था, लेकिन मैंने विंग को पहले ही दिन से अपना बच्चा समझ लिया था, तो वो मेरे नज़रिए में मेरा बच्चा है। यानली जियांग चंग जैसा मेरा बच्चा है, वैसे ही विंग भी है। यानली और जियांग चंग को जो जो फ्रीडम मिल रहा है, विंग को भी वही फ्रीडम मिलना चाहिए। और हाँ यू, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट वार्निंग है। विंग को दोबारा कभी छूना भी मत। अगर विंग के शरीर पर मैंने एक बार भी तुम्हारे हाथों का या फिर तुम्हारे इस गंदे सोच का निशान देखा, उस दिन मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैडम यू जियांग फैमिया की तरफ हैरानी से देखते हैं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जियांग फैमिया ने ये कहा, लेकिन हाँ, जियांग फैमिया ने ये कहा क्योंकि वो थक गए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं मैडम यू से। एक बच्चे से कोई इतना इतना नफरत कैसे कर सकता है, वो भी बेवजह, कोई वजह है ही नहीं। और इस तरीके से मारना, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उनका बस चलता तो वो मैडम यू को हर एक पेन को समझाते कि विंग को कितना पेन हो रहा है, विंग के हर एक घाव पर, लेकिन वो भी मैडम यू से प्यार करते हैं, इसलिए वो ये नहीं कर पाए। उन्होंने विंग को पकड़ा और उठने में मदद किया और फिर विंग को ले जाकर उसके बेड पर सुला दिया मेडिसिन देकर। यानली विंग के घाव को भी अच्छे से साफ कर देती है। यानली और जियांग चंग ने अपने फादर और मदर की बातों को सुना। उन्हें भी मैडम यू पसंद नहीं है, मतलब एज अ मदर वो अच्छी है, स्ट्रिक्ट है, प्यार करती है, लेकिन वो विंग से क्यों इतना नफरत करती है? विंग के दिल में उनके लिए क्यों इतना नफरत है? वो भी बेवजह। सचमुच ये नफरत बेवजह है। अगर वो उन्हें विंग पसंद नहीं है तो वो विंग से दूर रह सकते हैं, विंग से बात नहीं कर सकते, लेकिन बात बात में विंग को टॉर्चर करना जैसे कि उनका एक आदत हो गया है, उन्हें मज़ा आता है इसमें और वो ये चीज़ करते हैं। इसलिए जियांग चंग और यानली दोनों ही अपनी माँ से बहुत बहुत बचपन से ही अलग हो गए थे। मतलब हाँ, मैडम यू उनका माँ है, मदर है, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं, डरते हैं, लेकिन वो जो प्यार वाला फीलिंग है ना, वो कहीं ना कहीं गायब सा हो गया था उन दोनों के दिल से ही। आज जियांग फैमिया के कहे गए हर एक शब्द जियांग चंग और यानली को बुरे नहीं लगे थे, बिल्कुल भी नहीं। उसे लगा कि उन दोनों को ये लगा कि हाँ, उनके फादर ने सही कहा है। उन्हें जो जो मिल रहा है, उन्हें जो जो फैसिलिटीज़ मिल रहा है, उन्हें जो जो आज़ादी मिल रहा है, वो सब कुछ विंग को भी मिलना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों का असर विंग पर बहुत हुआ था। उसके अगले दिन विंग स्कूल नहीं जा पाया था। उसके पास फ़ोन नहीं है, इसलिए वो वांगजी से भी कनेक्ट नहीं कर पाया था और ना ही वांगजी को बता पाया था। और उसका हालत भी ऐसा नहीं था कि वो बता सके, क्योंकि वो ना ही ठीक से बोल पा रहा था, ना ही उठकर बैठ पा रहा था। उसे बहुत तेज़ बुखार आया था और साथ में उसके ज़ख्म वो भी बहुत ज़्यादा ताज़े थे। इसलिए विंग घर पर ही रहता है और विंग के साथ यानली और जियांग चंग भी उसका देखभाल करने के लिए घर पर रहते हैं। लगभग विंग को स्कूल जाते हुए 1 हफ्ता हो गया था, मतलब पूरा 1 हफ्ता वो घर पर था और फिर जाके उसने स्कूल जाना शुरू किया।
ये एक हफ्ता जियांग चंग और यानली भी घर पर थे। हालांकि मैडम यू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत बार यानली और जियांग चंग को धमकाया और कहा कि स्कूल जाओ, लेकिन जियांग फैमिया ने मना कर दिया था और फिर मैडम यू कुछ कह नहीं पाई। खैर, एक हफ्ते बाद यानली और जियांग चंग के साथ ही विंग उनके कार में स्कूल आता है, क्योंकि उसके पाँव में बहुत बहुत तेज़ मोच आ गया था, जो अभी फ़िलहाल ठीक तो है, लेकिन उसके पाँव में अभी भी दर्द है, तो वो साइकिल नहीं चला पा रहा था और अभी उसे साइकिल चलाना भी मतलब अलाउ नहीं है। जियांग फैमिया ने डॉक्टर दिखाया था विंग को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि 1 महीने तक तो विंग साइकिल चला भी नहीं पाएगा, मतलब एकदम ही मना कर दिया था। और उसके पाँव में अभी भी सूजन था, लेकिन फ़िलहाल विंग ठीक है। वो स्कूल आके बहुत अच्छा महसूस करता है। उसका दिल कर रहा था कि वो दौड़ के अपने लंजा को ढूंढे और उसके पास जाए, उसे बताए कि वो क्यों नहीं आ पाया था। ज़रूर लंजा उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हाँ, हुआ भी कुछ ऐसा। वांग जी को जैसे ही पता चला कि विंग आया है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब वो क्लास में बैठा हुआ था बुक को खोल कर, तो वो बुक को बंद करता है और विंग के पास आता है। विंग का हालत पहले से ठीक था, तो वांग जी ना पहली नज़र में उसे लगता है कि विंग को कुछ तो हुआ है, उसका तबीयत सही नहीं है। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गया। वो खुश भी था विंग को देखकर, वरिड भी हो गया। वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? 1 हफ्ता हो गया है, तुम्हारा कोई खबर नहीं था। तुम तुम मुझे एक बार बता सकते थे। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे तुमसे कनेक्ट करूं। मैंने तो सोच लिया था कि आज स्कूल ख़त्म होने के बाद प्रिंसिपल सर से तुम्हारे घर का एड्रेस लूँगा। यह सुनकर विंग ने स्माइल किया और बोला, लंजा मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए विंग चलने लगा, लेकिन विंग को ऐसे लड़खड़ा कर चलते हुए देखकर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम ठीक तो हो ना विंग? बताओ मुझे क्या हुआ है। जियांग चैंग जो पास में खड़ा था और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में किया और बोला, लान वांग जी, पहले मेरे भाई को बैठने दो, फिर उससे बात करना। वांग जी शर्मिंदा हो गया। हाँ, वो तो भूल ही गया है, इसलिए वो तुरंत विंग को धीरे धीरे, मतलब चलते हुए विंग क्लास में आया और विंग को उसके सीट पर बिठाया। फिर वांग जी विंग के सामने घुटनों पर बैठ गया और विंग से पूछने लगा कि क्या हुआ है। वांग जी इतना वरिड था कि विंग ने ना चाहते हुए भी वांग जी को थोड़ा थोड़ा बताया कि क्या हुआ है। उसने सब कुछ नहीं बताया था। उतना सुनकर ही वांग जी समझ गया था कि विंग के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया होगा। वांग जी, जिससे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो विंग को उस फैमिली से लेकर अपने पास रखे, हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करे, सबसे विंग को छुपा कर रखे। बट अपने दिल के इन अरमानों को वांग जी विंग को कह नहीं पाया। वो चुपचाप बस अपने आंखों में पेन भर के विंग को देखने लगा। विंग ने मुस्कुराकर कहा, लंजा मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी, जिससे मैडम यू पर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई इंसान कैसे इतना इतना बुरा हो सकता है। इन 6 महीनों में हर 2-3 दिनों में ना विंग को वांग जी ने देखा है चोट पाते हुए। कभी विंग के गालों में निशान पड़ते थे, कभी हाथों में, तो कभी कहीं और। तो मैडम यू के लिए वांग जी के दिल में बस नफ़रत ही भरता जा रहा था, बहुत ज़्यादा। और भरना भी चाहिए, कोई कैसे इतना ज़्यादा क्रूर हो सकता है, कैसे। खैर, एक बार फिर समय ने अपना रफ्तार पकड़ लिया था। देखते देखते और 2 महीना गुजर गया। अभी विंग और वांग जी का फाइनल एग्ज़ाम है, साथ में जियांग चंग का भी। यानली का एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद होने वाला है, लेकिन अभी विंग, वांग जी और जियांग चंग का फाइनल एग्ज़ाम था। विंग चाहता था कि वो अच्छे से रिज़ल्ट करे, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दे रहा था। वांग जी के साथ भी जितना भी वक्त मिल रहा था, विंग और वांग जी बस पढ़ रहे थे। साथ में विंग अपने पार्ट टाइम जॉब को भी कर रहा था। विंग जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था, वो एक सुपर शॉप है, तो वहाँ का जो मालिक है ना, वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो भी एग्ज़ाम के टाइम विंग को ज़्यादा काम नहीं करा रहे थे और विंग को पढ़ने का टाइम दे रहे थे। ये 1 महीना विंग ने बहुत अच्छे से गुजारा था,
क्योंकि इस 1 महीने में महारानी यू ने विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था और ना ही पनिश किया था। जैसे कि उन्होंने छोड़ ही दिया है विंग को। उनके लाइफ में विंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब पहले भी नहीं था, लेकिन अगर पहले विंग कोई गलती करता था या फिर विंग से कोई गलती हो जाता था तो मैडम यू उन मौके को छोड़ते नहीं थे विंग को पनिश करने का। लेकिन अब भी एकदम उल्टा हो चुका था। अभी तो मैडम यू को जैसे विंग दिखता ही नहीं है, वो पूरे दम से विंग को इग्नोर कर रहे थे। हालांकि विंग के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरा था जो हर पल का खबर विंग और वांगजी क्या कर रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनके बीच क्लोज रेस कितना है, हर एक खबर किसी और को दे रहा था। और वो कोई और नहीं, अंकल कुरैन थे, जिन्हें वांगजी और विंग का हर पल का खबर मिल रहा था और वो गुस्से से फटे जा रहे थे। उन्होंने वांगजी को बहुत ही स्मार्टली ये कह दिया था कि वांगजी की लाइफ का गोल क्या है, लेकिन वांगजी फिर भी नहीं समझ पाया। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी पर। खैर, उन्होंने सोच लिया कि अब चीज़ों को रोकना होगा, क्योंकि अगर वांगजी ज़्यादा उस ओमेगा से कनेक्ट हो गया, अगर वांगजी के दिल में सच में उस ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन आ गया, बहुत ज़्यादा वो उस ओमेगा से इमोशनली अटैच हो गया, तो बाद में वांगजी का एक बहुत बुरा ब्रेकडाउन होगा, जो अंकल नहीं चाहते थे। तो अभी इस स्टेज पर वो इस रिश्ते को रोकना चाहते थे। उन्होंने अपने कुछ लोगों को वांगजी और विंग पर नज़र रखने के लिए कह दिया था। अंकल ने ये सोच भी लिया था कि वो एग्ज़ाम के बाद वांगजी से इस बारे में बात करेंगे। नया क्लास शुरू होने से पहले ही इस रिश्ते का डी एंड अंकल चाहते थे। वांगजी और विंग इन सारी चीज़ों से बेखबर एक सुंदर फ्यूचर को लेकर सोच रहे थे और उसके लिए वो दोनों एक साथ मेहनत कर रहे थे। उन दोनों के लिए फ्यूचर मतलब बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ना और साथ में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना और एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहना, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना, हर एक सुख दुख में एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड ये पास्ट का जो ये स्टोरी चल रहा है ये कल ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फ्यूचर में वापस चले जाएंगे और आप लोगों को माफिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो डोंट वरी। एंड है, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? ये तो बहुत ही बुरी बात है। कमेंट किया करो यार। बाय बाय, कल मिलेंगे।